आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो ऐसे चेंज जिनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो, और केमिकल चेंज कौन से होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल से पहले एक पॉइंट और है कि जो केमिकल चेंज है इनमें नए चीजें फॉर्म होती हैं। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी नई हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि दूध है, क्या है दूध, और अगर मैं उसको क्या करूं चेंज करूं किसमें, दही में। तो दूध से बनाया मैंने दही, तो कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ होगा, तभी तो वो दूध से जाके क्या बन रहा है, दही। अब दूध का टेस्ट और दही का टेस्ट डिफरेंट होता है, हाँ या ना। चलिए, और जो इसमें जो दूध में क्या बोलते हैं प्रोटीन्स होते हैं वो दही में नहीं होते। इसका कुछ और प्रॉपर्टीज होगा और इसका कुछ और होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और उससे पहले इधर भी देख लेते हैं यार एक बार, इसको क्यों छोड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं टीयरिंग ऑफ अ पेपर, किसकी बात करूं, टीयरिंग ऑफ अ पेपर, यानी पेपर को फाड़ना। ठीक है, तो उसमें क्या कोई हमें नया चीज मिल रहा है। मैंने पेपर को लेके फाड़ दिया, कोई नई चीज मिली नहीं ना। रबड़ को स्ट्रेच किया, जैसे करते हैं ना क्लास में बच्चे, इधर फंसा लेंगे और फिर ऐसे करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो क्या है, कोई नया रिएक्शन, कोई हमारा उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, चलिए लेट्स एग्जांपल देख के ही कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो उसको आप किस में रखेंगे, फिजिकल चेंज में रखेंगे। किस में रखेंगे, फिजिकल चेंज में। क्यों रखेंगे फिजिकल चेंज में, क्योंकि हमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे पास कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं उसको कैंडल कहूं या फिर जस्ट कह दूं मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब वैक्स क्या, कैंडल जिस चीज से बनता है वो क्या होती है, वैक्स होती है। ठीक है, चलिए, तो और मेरा हो गया टीयरिंग ऑफ अ पेपर। ठीक है, अब मैं बोलूं बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या बोलूं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो इसमें भी मेरे पास कोई नई चीज तो मिल नहीं रही है। अब बोलोगे भैया मिल तो रही है, हमें पानी से वेपर्स मिल रहे हैं। अरे भैया, अगर मैं उस वेपर को कंडेंस कर दूं तो क्या मुझे दोबारा से पानी मिल जाएगा, हाँ या ना, मिल रहा है ना। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, वो केमिकल चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार दूध से दही बना दी तो क्या आप दही से दोबारा दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इरिवर्सिबल होते हैं और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो केमिकल चेंज होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, और जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं दे आर रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए, तो ये बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया। और इसमें एग्जांपल में बात करूं मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, या फिर मैं बात करूं एक स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। ठीक है, चलिए, और इसके एग्जांपल्स देख लिए। अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज। यहां पे हमें नई चीजें फॉर्म होती हुई दिखेंगी। जैसे कि अगर मैं एक वुड को जला दूं, क्या करूं, एक लकड़ी को जला दूं, तो मेरे को ऐश मिलेगा। क्या मिलेगा, ऐश। ठीक है, चलिए, ASH। ठीक है, आया ना। चलिए, अगर यार आप लकड़ी है, मान लो ये लकड़ी है, आप इसको जलाते हो तो इसमें एक काली राख मिलती है। क्या मिलती है, काली राख। ठीक है, तो अब क्या उस काली राख से आप दोबारा वही लकड़ी बना सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा ये कैसा सवाल है। ठीक है, नहीं बना सकते ऑब्वियसली। तो मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं बर्निंग ऑफ
वुड। और एक बात और, जब भी आप सुन ले बर्निंग, क्या वर्ड सुन ले? बर्निंग। तो बर्निंग का मतलब होता है रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। क्या होता है? रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। तो जो हमारा वुड होता है वो होता है कार्बन। क्या होता है हमारा? कार्बन। कार्बन अगर हमारा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सिमिलरली यार अगर मैं बात करता हूं मीथेन की, क्या करूं? मीथेन की। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेरा कार्बन था ये क्या था? सॉलिड था। ये मेरा गैस था। और ये जो मिला मेरा, ये क्या मिला? गैस। समझ गए? चलिए अच्छी बात है, बड़ी जल्दी समझ गए। अब मेरा CH4, इसको मैं कहता हूं मीथेन। मीथेन को जब मैं बर्न करता हूं या फिर कहूं कि रिएक्ट कराता हूं ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है यार, क्लियर है तो चलिए। और अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू कर्ड। ठीक है, देखिए लकड़ी जलाना और लकड़ी काटना। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा? लकड़ी को काटना और लकड़ी को जलाना। ठीक है, तो लकड़ी का काटना हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। अब बोलेंगे कि क्या हम उस लकड़ी को दोबारा लगा सकते हैं? लेकिन हम लोग लगा तो दोबारा नहीं सकते, लेकिन क्या हमें कोई नई चीज फॉर्म होती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, तो इसलिए वो क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कटिंग ऑफ ट्री, यहाँ पे बर्निंग ऑफ वुड या ट्री। ठीक है, और अगर आप मेरे से और एग्जांपल पूछेंगे, तो जो आप सांस ले रहे हैं उससे भी है रेस्पिरेशन। क्या? रेस्पिरेशन। तो ये फर्दर हम लोग इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। पूरा डिटेल में करने वाले हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन। अब क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और बाहर क्या छोड़ रहे हैं? CO2। तो उसका पूरा रिएक्शन होता है क्या? कि ये जा रहा है, ये ग्लूकोज को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ग्लूकोज को मैं क्या कर रहा हूं? ऑक्सीडाइज। तो मेरे पास क्या मिलता है? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास मिल जाता है H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, कुछ मिस आउट कर दिया क्या मैंने? एक मिनट, लेट मी क्रॉस चेक दिस। ना, आई एम करेक्ट, यही हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होता है तो कुछ नई चीजें बनती है, कुछ नई चीजें बनती हैं। मैंने अभी बताया था आपको, आया ना? तो आगे चले तो कौन कौन सी नई चीजें बन सकती है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा जो केमिकल चेंज है, यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है। केमिकल का कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर का बच्चे एग्जांपल पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं और मैं इनको रिएक्ट करा रहा हूं आयरन के साथ, क्रिस्टल्स नहीं, सोल्यूशन, सॉरी। यहाँ पे अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं तो मेरे को मिलेगा FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये होता है ब्लू, ये होता है मेरा ब्लू और ये होता है ग्रीन। तो यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको, आया ना? चलिए अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ये चीजें आपकी स्कूल में प्रैक्टिकली कराई जाएंगी। ये वाला आपका एक्टिविटी भी है। क्या है? एक्टिविटी का पार्ट। अभी तो जस्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको बस। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि समझ आ रहा हो। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ये क्या बात हुई भैया? चलो दोबारा बता देते हैं एक बार। हमने चैप्टर चालू किया केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से, डिफरेंसेस नोटिस किए। अब हम लोग कर रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो वो कौन कौन सी सब्सटेंस और या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोग यहाँ पे उनको देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर एक हो गया। मैं यहाँ पे बोलता हूं इवोल्यूशन ऑफ गैस।
सॉल्यूशन ऑफ गैस। ये कैसे भैया, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये देखो अभी ये वहीं पे किया, वही सेम चीज, गैस इवॉल्व आउट हुई, आया ना। चलिए अच्छी बात है, इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ आ गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए रिएक्शन, चलिए मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं अभी, आगे हम लोग जब करेंगे तो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और उस टाइम इस चीज को हम लोग दोबारा से कर लेंगे कि क्या क्या नए चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अभी बस आपको याद क्या रखना है कि ये चीजें फॉर्म हो सकती हैं, ये चीजें फॉर्म हो सकती हैं। हमारा जो स्मेल है उसमें भी चेंज आ सकता है, चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारा, ध्यान से देखेंगे, चेंज इन हाँ, और क्या हो सकता है, टेम्परेचर भी तो चेंज हो सकता है, हाँ या ना। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। चलिए तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो जब हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ नए प्रोडक्ट्स बना दें तो मैं उसको क्या कहता हूं, एक केमिकल रिएक्शन। क्या कहता हूं, एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मेरे मुंह से वर्ड निकला क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको क्या कहता हूं, रिएक्टेंट्स। क्या कहता हूं, रिएक्टेंट्स। और जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो फॉर्म हो रहे हैं, जो दो रिएक्टेंट्स के या दो या फिर एक रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की वजह से जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें मैं क्या कहता हूं, प्रोडक्ट्स। क्लियर है। चलिए आगे देखें, आगे क्या है, आगे कहता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं इनको मैं लेफ्ट साइड ऑफ द एरो लिखता हूं। अब ये पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहां पे मैं बोलता हूं अगर क्या कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और बना क्या रहा है, वाटर। तो हाइड्रोजन होता है गैस, ऑक्सीजन होता है गैस, लेकिन दोनों साथ में मिले तो क्या बन गया, वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। और हाइड्रोजन की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं और वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं और H2O की, यानी क्या बोलते हैं, हमारे वाटर की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। चलिए तो अब कह रहा है कि जो ये हमारे एरो के लेफ्ट साइड लिखे हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट्स। क्या है, रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट साइड लिखा है, ये क्या, हमारे प्रोडक्ट्स। क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन ही है, लेकिन इनका मैथमेटिकल फॉर्म कह सकता हूं मैं। क्या कह सकता हूं, इनका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज माय केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमने फिजिक्स में क्लास 9th में ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, इसको डिराइव भी करा था। तो हम लोगों ने क्या किया था, मैथमेटिकली लिखा था ना ऐसे वर्ड। तो वही सेम अगर मैं रिएक्शन को क्या लिखूं, मैथमेटिकली, तो क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। अब मैथमेटिकली लिखने के साथ साथ हम लोग कुछ सिंबल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को शो करना हो हीट, क्या शो करना हो कि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं एक साइन यूज कर सकता हूं जिसका कि नाम होता है डेल्टा। और कैसा शेप होता है, एक ट्राइंगल की शेप का,
ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल सेम इसी के साथ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। H2 plus O2 reacts to give H2O। तो जो हाइड्रोजन है उसका फॉर्म क्या है या फिर उसका सिंबल क्या है, H होता है। लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रिएक्ट हो रहे हैं ताकि हमें एक कंपाउंड दे दे जिसका कि नाम क्या है, H2O या फिर वाटर। यहाँ पे हमारा स्टेट है क्या, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। लेकिन ये जो मिला ये क्या होता है, H2O। वाटर क्या होता है हमारा, लिक्विड फॉर्म का होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आते हैं यही टाइप्स ऑफ इक्वेशन। कितने टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं, तो हमारे पास आते हैं दो टाइप के इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस और एक होता है बैलेंस। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये सुनिएगा कि जो हमारे अनबैलेंस्ड, नाम से ही पता लग रहा है, जो बैलेंस ना हो, जो बैलेंस ना हो। अब भैया ये बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है क्या, तो बैलेंस कहने का मतलब कि जितने एटम्स किसमें हो, रिएक्टेंट साइड, उतने ही एटम कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। तब मैं क्या कहूंगा कि एक केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, अनबैलेंस। ठीक है, तो देख लीजिए डेफिनेशन भी, दोज इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। और यहाँ पे भी जो मैंने बोली है शब्द वही लिखे हुए हैं। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं C+O2, C+O2 गिव्स मी CO2। अच्छा चलो ये तो बैलेंस हो गया। चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं, H2O वाला ही देख लेते हैं। H2 plus O2 गिव्स मी H2O। तो अगर मैं ध्यान से देखूं रिएक्टेंट साइड, क्या रिएक्टेंट, और यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्ट। ठीक है, मेरे पास अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। यहां पे है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो यहां पे अगर मैं मास निकालूं किसका, इसका, तो मेरे पास इसका मास आएगा कितना, 2 × 1 आया ना, और इसका आएगा कितना, 2 × 16, 2 × 16। समझ गए कितना होगा, प्लस कर लीजिए, 32 + 2 = 34। और यहां पे निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 16 विच इज माई इक्वल टू 18। ठीक है, विच इज माई इक्वल टू 18। तो अब यहां पे है 34 और यहां पे है मेरा 18। ये तो गलत बात है, ये तो जरा सर गलत बात हो गई। क्यों गलत बात हुई, क्योंकि यहां पे जो है 34 है और यहां पे क्या है 18 है। ये ग्राम है, ये क्या है, ग्राम। तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मास पढ़ा था। वो क्या कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि मास डिस्ट्रॉय हो गया। यहां 34 ग्राम था और यहां क्या है 18 ग्राम, यानी हम लोग तो साइंस को वायलेट कर रहे हैं। साइंस कहता है कि जो मास है ना तो हम उसे बना सकते हैं ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। समझ गए, तो ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या है, हम लोग इनको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, इनको बैलेंस। ठीक है, अब बैलेंसिंग की जरूरत ही इसलिए पड़ी हमें, क्यों, क्योंकि हम लोग साइंस के रूल्स तो वायलेट नहीं कर सकते थे। समझ गए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाई शुड वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आप लोग आंसर क्या बोलने वाले हैं, अ इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड सो एज टू फॉलो द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मास which states that the mass can neither be created nor be destroyed। ठीक है, अगले मतलब इसको जब मैं एक बार मैं मिटा दूंगा तो नेक्स्ट वाले जब आपको ब्लैक बोर्ड दिखेगा तो उस टाइम पे मैं इस क्वेश्चन को टेकअप करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पे पहले देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। पहले देखें,
तो यहाँ पे है हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे भी है हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन इज ठीक ठीक, मतलब इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो क्या करूंगा मैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4। तो अब हाइड्रोजन भाई साहब गुस्सा हो गए, हाइड्रोजन सर गुस्सा हो गए कि पहले मैं बैलेंस था, आपने मेरे को अनबैलेंस कर दिया, मुझे भी बैलेंस कीजिए। तो कहेंगे ओके सर, यहाँ पे भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस साइड पे हाइड्रोजन 4 है और इस साइड पे हाइड्रोजन 4 है, इस साइड पे ऑक्सीजन 2 है और इस साइड पे ऑक्सीजन 2 है। यानी कि अब जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आराम से समझ लीजिए और उतार भी लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था क्या कि व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, तो मैंने क्या कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, ये कहता है कि जो हमारा मास है ना तो हम उसे बना सकते हैं ना ही हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं एक बार, क्या केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which states that the mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, किसके हाफ ईयरली में पूछ लिया जाता है या बोर्ड्स में भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और यूटी में तो अगर ये चैप्टर आ रहा है अगर अकेला है तो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली है कि आने ही वाला है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ कंडीशंस आती हैं हमारे पास, कब, जब हम लोग रिएक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास हीट आया तो मैं हीट के लिए क्या यूज कर सकता हूं, डेल्टा यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं मैं, डेल्टा। ठीक है, और अगर मेरे पास गैस लिबरेट हो रहा है, कोई भी गैस लिबरेट हो रही है, जैसे CO2 मैंने लिबरेट कराया था, जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के CO2 बनाया था, तो उसमें जो CO2 था वो क्या था, गैस था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक अपवर्ड एरो के साथ डिनोट कर सकता हूं। कैसे डिनोट कर सकता हूं, एक अपवर्ड एरो के साथ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है कि ये जो एरो है, ये जो एरो है शुड ओनली बी रिटन, शुड ओनली बी रिटन ऑन राइट साइड, राइट साइड और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, आप लोग इस एरो को रिएक्टेंट साइड यूज नहीं कर सकते हैं, आप लोग इस एरो को रिएक्टेंट साइड यूज नहीं कर सकते हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, प्लीज। आगे चलते हैं। अब ये हीट जो है, हीट को भी कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यार हमारे पास काफी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट जो है इवॉल्व आउट होती है और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में हम लोग ये डेल्टा यूज कर सकते हैं। अगर हमारी हीट इवॉल्व आउट हो रही है तब हम लोग ये डेल्टा का साइन यूज नहीं करने वाले। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको छोटे छोटे नंबर, आधे आधे नंबर कटने से बचा सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं, क्या बूंद बूंद से सागर भरता है, आधे नंबर से क्या पता आप स्कूल टॉपर बनने से रह जाए। ठीक है, अब आता है हमारा कैटलिस्ट। क्या आता है, कैटलिस्ट। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल 9th अभी पास करके आए ना, तो 9th में आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको टारगेट दिया होगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसके पेरेंट ने कहा कि अगर तू 85% लाएगा तो मैं तेरे को ये चीज ला के दूंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि बच्चा जी जान से मेहनत करता है, क्या जी जान से मेहनत करता है 85% लाने के लिए। क्यों, ताकि वो चीज उसको मिल जाए। तो अब ध्यान से सुनिएगा हो क्या रहा है। उसको मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल साइकिल मिलने वाली है। ठीक है, साइकिल मिलने वाली, तो आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, साइकिल। तो वहां पे जो साइकिल है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है।
ठीक है। वो नाव आपको मिली तो है नहीं, लेकिन वो उसने आपका जो पढ़ाई का रेट है वो बढ़ा दिया है, फॉर एग्जाम्पल पहले आप 1 ही घंटा पढ़ रहे थे तो आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं। आप जहां पे 2 बार रिवाइज करके जाने वाले थे पेपर के लिए, तो आप 8 बार या 9 बार रिवाइज करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो सर्टेन टारगेट अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइकिल, ठीक है। उस साइकिल का एक इमेज आ रहा होगा जब भी आप पढ़ रहे होंगे कि नहीं, मेरे को पढ़ना 85% किसी भी तरह लानी है, ठीक है, ताकि मैं एक वो साइकिल ले सकूं, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह होता है हमारे कुछ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना हो, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन अगर हम लोग कैटलिस्ट को यूज करें तो वही रिएक्शन काफी फास्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट होते क्या है? आपने इसकी इतनी तारीफ कर दी, ये होते क्या है? ये वो सब्सटेंस होते हैं, catalyst are those substance which increase the rate of reaction without taking part in द रिएक्शन, ठीक है। चलिए, अब ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, फिर भी जो है उसको रेट को बढ़ा रहा है। जैसे साइकिल आपको मिली नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका रेट क्या है? पढ़ाई का बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि आप लोग गए हैं कहाँ? किसी भी बस स्टैंड पे खड़े हैं, ठीक है, और आपकी बस ना छूट रही है, आप भाग रहे हैं लेकिन आपकी बस छूट रही है। लेकिन वहीं मेरे पास क्या है? कुत्ता है, क्या है? एक डॉगी है। मैं उसको क्या करता हूं? छोड़ देता हूं। तो आप देखेंगे कि आपके पीछे डॉगी आ रहा है, कुत्ता आ रहा है आपके पीछे, तो आप क्या करेंगे? अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जो वो डॉगी है पीछे, जो आपके पीछे डॉगी आ रहा है, वो आपको काट ना ले, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? आपकी स्पीड बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल आप पहले 4 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे थे, तो आप उसको स्पीड को इंक्रीज कर दिए 8 या 10 तक, ठीक है। चलिए, तो उसमें क्या हो रहा है? वो जो डॉगी है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको काटने वाला भी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या आप अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो हमारे कुछ सॉलिड सब्सटेंस बच जाते हैं रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है, तो मैं उन्हें क्या कह देता हूं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखते हैं आगे फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। और एक बात और, जो हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं इनको हम लोग डाउनवर्ड एरो के साथ शो करते हैं। किसके साथ? डाउनवर्ड एरो। और सेम कंडीशन है, हम लोग इसको सिर्फ कहां लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जो हमारा प्रेसिपिटेट है ये शुरुआत में नहीं होता, रिएक्शन के टाइम ही बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ध्यान से देखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और हमारा एक आता है एक्वस, ठीक है। अब मैं एक्वस की बात कर लेता हूं यार थोड़ा सा पहले। एक्वस क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या हो? वाटर हो। क्या हो? वाटर। उन्हें मैं क्या कहता हूं? एक एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहता हूं? एक एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, UE तो नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब सॉलिड को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल s के साथ, लिक्विड को स्मॉल l, गैस को अभी बताया मैंने, या तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर एक स्मॉल g के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एक्वस को हम लोग AQ के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और वहां पे हम लोग करेंगे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये जो हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट है
बच्चे मतलब इस वाले पार्ट में काफी ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको दो तरीके सिखाए जाएंगे, एक है हिट एंड ट्रायल और दूसरा है अपना मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।